पहले एक मुल्क में था, फिर वहाँ मसाइल पैदा किए गए और उसके बाद फिर दूसरे मुल्क में मुझे तलाश किया गया, पीछा किया गया, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद फिर मैं थर्ड कंट्री में मौजूद हूँ। अब मैं बहुत महदूद तरीके से रह रहा हूँ और अपने आप को हिडन रखा हुआ है। मेरी अपनी लोकेशन को, अपनी मूवमेंट को शेयर नहीं करता। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 3-4 दफ़ा हुआ कि वो सबसे पहले बात ही स्टार्ट करते थे कि आप लोगों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। हामिद पीर साहब, आपका भी पता है, आपका भी पता है, आपका भी पता है। तो मैं इस पे बिल्कुल हैरान था कि बल्कि मैं क्या, सारे हैरान थे कि ये तनख्वाहों का मामला आखिर क्या है भई। रजीम चेंज तो पब्लिक ने, अवाम ने कबूल नहीं किया। जब अवाम ने कबूल नहीं किया, नाकामी उनकी थी, वो हम 2-4 बंदों पे डाल के वो सिर्फ ये खुश हो रहे थे कि ये है असल। अफ़वाज पाकिस्तान, हमारे मुसल्लह फ़ौज जो हैं, वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगी, ना ले सकती हैं, ना लेना चाहिए कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम की विल के अगेंस्ट जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सीनियर तजिया का जर्नलिस्ट साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद का नहीं पता, अब तक तो ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद भी ठीक होगा। साबिर शाकिर साहब, सर रिजीम चेंज जब से पाकिस्तान में हुई है, जितना खामियाजा सर या जितना नुकसान साफियों ने उठाया है, शायद ही किसी ने उठाया हो। अरशद शरीफ साहब हम में नहीं रहे, आप तकरीबन 6-7 माह से मुल्क में नहीं हैं। तो सर अब हालात कोई ठीक हैं? आपकी कोई अब सेफ महसूस करते हैं या अभी भी खतरात उसी तरह के मौजूद हैं? अभी कंपेयर करें अगर 29 नवंबर से पहले, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। लेकिन अभी भी 100% बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि रेजीम चेंज एक ऑपरेशन किया गया और वो हो गया नाकाम। और बजाय इसके कि वो नाकामी, तो अवाम उन्नास ने उसको नाकाम किया, अवाम ने कबूल नहीं किया। और उसका जो सारा ज़िम्मा है, वो जो नाकाम हुए थे पूरी की पूरी टीम, उसने सारे का सारा जो मलबा है, वो डाल दिया मीडिया पे और मीडिया पर्सन्स पे, मीडिया हाउसेज़ पे, कि असल में ये सारे का सारा काम इन्होंने खराब किया है। वरना तो हम बिल्कुल ठीक थे और हमारा रेजीम चेंज ऑपरेशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। लेकिन चूंकि एक काउंटर नैरेटिव आ गया और काउंटर नैरेटिव की वजह से इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट मिली। हालांकि बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी कि 1947 से लेके आज तक जितने भी रेजीम चेंज किए गए, इवन मार्शल लॉ तक लगाए गए, उनको अवाम ने कबूल कर लिया था। अवाम में उसको पजीराई मिली थी। और ये पहला मौका है 75 सालों में कि एक ऐसा एक्ट किया गया कि इमरान खान साहब की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से और जिन लोगों को इमरान खान को हटा के लाया गया, उनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने इस खेल को मुस्तरद कर दिया और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। और जिसकी वजह से फिर मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्टों को और मुखालिफिन को बहुत ही सख्त तरीन मसाइब का, जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। अच्छा साबिर शाकिर साहब, आपने 6-7 माह कैसे गुजारे हैं सर? आप कोई बाहर जाते हैं, कोई आउटडोर कर पाते हैं या नहीं? एक ही जगह पर ही आप भी महदूद होकर रहे थे? चूँकि अक्सर देखते हैं आपकी वीडियोज़ भी एक ही जगह से आ रही होती हैं। अच्छा, उसमें है कि मैं तकरीबन अप्रैल से बाहर हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 8-9 महीने होने को हैं, 9 महीने हो चुके हैं मैं बाहर हूँ मुल्क से। पहले एक मुल्क में था, फिर वहाँ मसाइल पैदा किए गए और उसके बाद फिर दूसरे मुल्क में मुझे तलाश किया गया, पीछा किया गया, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद फिर मैं थर्ड कंट्री में मौजूद हूँ। और शहीद अरशद शरीफ से पहले तक तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं बिल्कुल आम शहरियों की तरह, आम इंसानों की तरह मैं घूमता-फिरता था और बाहर भी जाता था, सब कुछ करता था, वॉक-शॉक भी करता था। लेकिन जब से अरशद शरीफ को शहीद किया गया केनिया में जाके, तो उसके बाद फिर मैं बहुत ही अपने आप को, मुझे यहाँ भी कहा गया कि आप अपने आप को सिक्योर रखें और अपनी जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, कम से कम आप बाहर निकलें। तो इसलिए अब मैं बहुत महदूद तरीके से रह रहा हूँ और अपने आप को हिडन रखा हुआ है। मेरी अपनी लोकेशन को, अपनी मूवमेंट को शेयर नहीं करता। और यानी आप ये कहना ये बता रहे हैं कि आपको भी बाकायदा से चेज़ किया जाता रहा, जिस तरह अरशद शरीफ साहब का जो आखिरी मैसेज था शरीन मज़ारी साहिबा को कि असैसिन्स आर बिहाइंड मी,
तो इसका मतलब है आपको भी सर ये चेज करते रहे। बिल्कुल ऐसा हुआ। और बिल्कुल ऐसा हुआ, चेस किया गया, और मुझे इल्म भी होता रहा। और मुसलसल। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो जानते भी हैं, और वो मीडिया में भी हैं, और मीडिया से बाहर भी हैं। उनसे उनकी वजह से भी पता चला। और फिर कुछ अपने दोस्त जो हैं इवन कॉन्सुलेट खाने में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आपके वेयर अबाउट्स को चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे क्योंकि आपस की बात है कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही शहीद अरशद शरीफ की, ना मेरी, ना किसी और जर्नलिस्ट की। क्या दुश्मनी हो सकती है? हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद चेस किया गया, और नाराजगी और ये सारी चीजें पहुंचती रही। इस दौरान मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी हैक किया गया, और उसको रिकवर करवाया गया। बहुत सारे मामला इस दौरान हुए। लेकिन 29 नवंबर के बाद, जब से नए आर्मी चीफ आए हैं, उसके बाद से लेके अब तक जो सूरत हाल काफी हद तक डिफरेंट है। अच्छा साबिर शाकिर साहब, एक एक बस फाइनल कमेंट इस चीज के ऊपर कर दीजिएगा। सर अरशद साहब के साथ जो अंदोनाक वाकया जिस तरह से पेश किया गया, जिस तरह केनिया के अंदर उनकी असैसिनेशन हुई है, सर इसके सिरे खुरे मिलते किधर हैं? ये किस तरह से उन्हें केनिया के लिए कायल किया गया कि आप केनिया चले जाएं? ये कंफ्यूजन अभी तक पाकिस्तान में डेवलप है। अच्छा, उसमें क्योंकि मैं उनको कहता भी रहा, और दोस्त भी कहते रहे, मैंने भी उनको कायल करने की कोशिश करता रहा कि आप भी कोई यूरोप या वेस्ट कंट्री किसी का भी वीज़ा लगवा लें, और सिचुएशन अच्छी नहीं है। और लेकिन शहीद अरशद जो हैं वो उनको अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो जाएगी। मैं उनको ये कहता रहा, बाकी भी दोस्त उनको कहते रहे, लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं था। इसलिए फिर आपको मालूम है कि जो बहुत ही आसानी से जिन मुल्कों के वीज़े मिल जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यूएई का वीज़ा लिया। और यूएई पे भी उन्होंने फिर बाकी दोस्तों की तरह मुझे भी बताया उन्होंने कि यहाँ पे मुझे कहा गया कि आप यूएई छोड़ दें, और यूएई अथॉरिटीज़, उनने उनसे मुलाकात की थी। और उसके बाद फिर उनके पास किसी और मुल्क का, यूएई के बाद भी कोई और वीज़ा नहीं था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को समझा होगा कि केनिया एक ऑप्शन आया होगा उनके सामने। 3-4 ऑप्शन आए तो उन्होंने केनिया को चूज किया। लेकिन केनिया के बारे में उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। एक दफा मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन एक दफा पूछा मैंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि साबिर भाई, बस मैं जहां भी हूँ दुआ करें। तो मुझे उन्होंने मेरे साथ भी इस तरह शेयर नहीं किया। और मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज थी जब उनका ये सोशल मीडिया के जरिए पता चला, टीवी के जरिए पता चला कि उनको केनिया में कत्ल कर दिया गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। और यकीनन अगर पहले से पता होता, उनको चेस किया जा रहा था। और चूंकि मेरा अपना ख्याल है कि जो जहां जिनके यहाँ वो ठहरे हुए थे, शायद वो जगह ही सिक्योर न रही उनके लिए। साबिर शाकिर साहब, आपने अपने एक वीलॉग में, अपनी एक वीडियो में आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ साफियों को, शायद जिनमें आप भी शामिल थे, हामिद मीर साहब भी शामिल थे, बुलाया, और वहां पर साफियों की पे स्लिप, सैलरीज वगैरह, तनख्वाह जो लेते थे, वो स्लिप्स भी मौजूद थी। और वो सर क्या क्या वाकया था? यानी जनरल बाजवा साहब सर बुनियादी तौर पे साफियों को डिक्टेट करते थे मीडिया के? बाजवा साहब की ये बड़ी दिलचस्प उनकी आदत थी। वैसे मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ सकी कि आप माशाल्लाह से दुनिया की मानी हुई फौज के सरबराह बन गए हैं। तो ये एक दफा नहीं हुआ, ये 3-4 दफा हुआ कि वो सबसे पहले बात ही स्टार्ट करते थे कि आप लोगों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, हामिद मीर साहब आपका भी पता है, आपका भी पता है, आपका भी पता है। तो मैं इस पे बिल्कुल हैरान था कि, बल्कि मैं क्या, सारी हैरान थे कि ये तनख्वाहों का मामला आखिर क्या है भाई। जी रहे हैं और जॉब है, काम कर रहे हैं, और फिर सबसे ज्यादा जो सैलरी टैक्स है वो भी हम ही देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। और मैंने जो लास्ट ईयर जो है वो ऑलमोस्ट 6 मिलियन से ज्यादा का मैंने टैक्स दिया। इसी तरीके से बाकी जो दोस्त हैं वो भी टैक्स पे करते हैं। तो उनको जर्नलिस्टों की पे से बहुत ज्यादा मसला था। और मुझे तो यहाँ तक पता चला कि कुछ टीवी ओनर्स को भी उन्होंने कहा कि भाई ये आप जरा थोड़ा सा इनकी तनख्वाहें वनख्वाहें कम करें, ये बहुत ज्यादा खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। तो सर इमरान खान साहब उसी दौरान जब आप लोगों को इंटरव्यूज देते थे, आप लोगों से बातचीत करते थे, तो कहते थे जनरल बाजवा साहब बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं,
जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं। और डेमोक्रेसी में तो सबसे पहली बात ही सर जर्नलिज्म की होती है, साफियों की आजादी की, उनकी तनख्वाहों की बात होती है सर। देखिए, बात यह है कि खान उनके बाजवा साहब के हैं दो दौर। एक है एक्सटेंशन से पहले का और एक है एक्सटेंशन के बाद का। एक्सटेंशन से पहले का दौर जो है वो उनका बड़ा परफेक्ट है। वो बिल्कुल एक सही रास्ते पे, जो एक तयशुदा रास्ता था उस पर चल रहे थे। लेकिन आफ्टर एक्सटेंशन उन्होंने अपने मजीद उनके फिर तोसी पसंदाना अजाइम जो हैं वो उनके आगे सामने, और वो मजीद एक और एक्सटेंशन चाहते थे और नहीं जाना चाहते थे। इसलिए फिर ये उसके बाद से जो सेकंड टेन्योर है उनका, वो पहले टेन्योर में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी नहीं बनी और उसमें नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए, पनामा की नजर हो गए। दूसरे टेन्योर में उन्होंने इमरान खान साहब को फारिग कर दिया और उसके बाद पहली पार्टी के साथ दोबारा उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और अब वो एक और एक्सटेंशन चाह रहे थे। तो साबिर शाकिर साहब, इस दौरान कभी इजराइल के हवाले से भी कोई बातचीत होती थी, या फिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं पर मौजूद था जिन पार कॉरिडोर्स को आप जानते? ये भी, इस बात के भी मेरे अलावा बहुत सारे लोग गवाह हैं कि बाजवा साहब का जो एक पसंदीदा एक सब्जेक्ट था, पहली मीटिंग से लेके आखिरी मीटिंग तक। और पहली मीटिंग पिंडी में हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड सेशन था, तवील तरीन नशिस्त थी और उसमें शहीद अरशद भी थे, मैं भी था। और उस मीटिंग के बाद मेरी और शहीद अरशद की बाजवा साहब से अलग से भी एक मुलाकात हुई थी। तो वहां से लेके और आखिरी जो आईएसआई हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग हुई बाजवा साहब ने दी, बल्कि क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो इसराइल के बारे में बाजवा साहब हमेशा ही वो थे, पॉजिटिव थे और कहते थे कि हमें इसराइल से बहुत सारे फवायद हासिल हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा वो गिनवाते थे वो थे कि एग्रीकल्चर के शोबे में हमें बहुत फायदा हो सकता है, रिसर्च उनकी बहुत अच्छी है, हम ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो उनका ये था एक। लेकिन हम जैसे ही उनकी तरफ से, बल्कि क्रॉस क्वेश्चन भी हुआ एक दफा क्रॉस क्वेश्चन हुआ और पूछा गया कि क्या इस तरह की कोई चीज है कि उनको हम तस्लीम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम सिर्फ एक है कि इस पे भी सोचना चाहिए कि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात मामूल पे आने चाहिए। तो ये फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग से टिल आखिरी मीटिंग, ये एक उनका मौजू जो है वो मौजूद होता था हर गुफ्तगू में। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ आते थे तो वो बिल्कुल इसको डिनाई करते थे। हम समझते थे कि शायद ये कोई स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि बाजवा साहब अगर कर रहे हैं तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां पे भी कोई इश्यू हो। हम फॉरेन ऑफिस को चेक करते थे और इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब उसको डिनाई कर देते थे। बल्कि एक दफा तो ऐसा हुआ कि बाजवा साहब के साथ हमने नशस्त की और उसमें हामिद मीर साहब भी थे। तो उससे कुछ ही अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी एक सेशन हुआ। तो उसमें भी इमरान खान साहब से पूछा गया, हामिद मीर साहब ने भी पूछा, मैंने भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कोई दूर दूर तक कोई नहीं, पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। जो पॉलिसी पाकिस्तान की चली आ रही है वो बिल्कुल वही रहेगी। हाँ, बिल्कुल उस वक्त जब तक के आज़ाद दो रियासती फार्मूले को इसराइल तस्लीम नहीं करता, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम नहीं करता, मकबूजा इलाके खाली नहीं करता, जो पाकिस्तान का स्टैंड है कि यूएन की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला भी और फ़लस्तीन का मसला भी, जब तक ये दोनों हल उस तरीके से हल नहीं होंगे हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो साबिर शाकिर साहब, क्या उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि अब बेशुमार साफी, जिनमें आप भी शामिल हैं, इमरान रियाज साहब भी शामिल हैं, अरशद साहब भी, आप लोगों को बुलाकर पॉलिटिशियंस की फाइलें दिखाया करते थे कि जनाब इन्होंने ये करप्शन की है, वो करप्शन की है, इनके इंटरव्यूज और इनकी ऑफ द रिकॉर्ड वीडियोस भी जो इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी वो दिखाते थे? देखिए, वो बताते थे कि पाकिस्तान का जो सत्यानाश किया है वो इन्हीं पॉलिटिशियंस ने किया है। और उसमें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, सारी उस लीडरशिप का, इसहाक डार साहब के बारे में बहुत कुछ बताते होते थे, नवाज शरीफ साहब के बारे में बताते थे और पीपल्स पार्टी के बारे में बताते थे, सबके बारे में बताते थे कि जो कुछ सत्यानाश हुआ है वो एक बहुत ही हशर कर दिया है पिछले इतने सालों में। और इस चीज को जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक, ये मैं पहले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंशन से पहले की। एक्सटेंशन के बाद जब हम क्या सेकंड टेन्योर है
तकरीबन आखिरी जो 1.5 साल है उनका, 1.5 पौने 2 साल, उसमें वो फिर दूसरे नैरेटिव के साथ वो आना शुरू हो गए थे कि बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान है, उनको ये चीज करनी चाहिए, सारे का सारा अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, दो बैलेंस रखना चाहिए, और इस तरह की चीजें फिर आना शुरू हो गई। और इसलिए ये उनके दो हिस्से हैं उनकी गुफ्तगू के। पहले जो पहला टेन्योर था उसमें वो बिल्कुल अपना क्लियर थे कि हमने क्या करना है और किस तरफ जाना है। अब अच्छा साबिर साहब, रजीम चेंज से आप कुछ अर्सा पहले ही मुल्क से बाहर चले गए थे, तो आपको क्या भनक लगी थी, किस तरह से आइडिया हो गया था कि मुल्क के ये हालात होने वाले हैं और यहाँ पर एक फाशिज्म का दौर होगा, एक फाशिस्ट दौर यहाँ पर होगा, और आपने इस चीज को पहले ही भांप लिया था? जी, मैं तकरीबन 23 या 25 अप्रैल को मैं आया हूँ वहां से, पाकिस्तान से। और उसके बाद फिर सिचुएशन जो है, जैसे ही मैं बाहर आया हूँ तो मुझे सबसे पहले ऑफ ईयर करवाया गया, और ऑफ ईयर करवाने के बाद फिर ये मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके बाद मजीद उसमें आती गई। उसमें मेरे कुछ ट्वीट से इशू था, कोई यूट्यूब पे काम करता था उससे इशू था, और प्रोग्राम्स में भी कंटेंट पे एतराज था। मुझे फिर ऑफ ईयर करवा दिया गया, फिर मैंने रिजाइन कर दिया। और फिर जब मैं वापस जाने लगा तो उसमें फिर मजीद कुछ एक दो कॉल्स आ गई, और मुझे महसूस हुआ, बल्कि महसूस ही नहीं हुआ, पता चला कि नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए फिर मैं वहां से आगे एक मजीद महीने का थोड़ा सा टाइम लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सिचुएशन वर्स्ट होती गई बजाय इसके कि बेहतर होती। तो इसलिए मुझे ये तो एक खैर किसी फोरम पे, लीगल फोरम पे, अगर कोई जिंदगी ने मौका दिया तो बात होगी। तो सिचुएशन काफी खतरनाक थी, और बहुत ज्यादा खतरनाक थी। बहुत ज्यादा खतरनाक से मुराद ये है कि उतनी खतरनाक थी जितनी अरशद साहब के लिए बना दी गई थी, या अरशद साहब के लिए जो प्लान्स थे, मंसूबे थे? कि उसके बाद तो फिर देखे ना, उसके बाद तो फिर ऐसा ही हुआ ना, शहीद अरशद के बाद तो उससे पहले तो हम सोच ही नहीं सकते थे, तस्वर भी नहीं था कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। हम बस यही कह रहे थे कि एक नैरेटिव का इशू है, और नैरेटिव का मामला है, ये 29 नवंबर गुजर जाए और कमान चेंज हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। शहीद अरशद शरीफ भी इसीलिए, शहीद अरशद भी सीन से हट गए थे, उनको टीवी से एआरवाई बंद कर दिया गया, और एआरवाई खुलवाने के लिए शर्त आई थी कि जी उसको सैक किया जाए। वो भी एक लेटर इशू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो बाजवा रजीम है वो फॉलो कर रही थी, और वो पूछ रही थी कि जनाब बताएं ये जी कैसे रहे हैं और किस तरीके से जी रहे हैं, इस तरह के मामला थे। और हमें अंदाजा नहीं था कि ये जो एक नैरेटिव का, जो सिर्फ महज एक नैरेटिव का मामला, नैरेटिव का जो डिफरेंसेस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो इस हद तक एक्सट्रीम पे चला जाएगा कि लोगों को पकड़ा जाएगा, उठाया जाएगा और बेलिबास किया जाएगा। ये तो फिर एक्सट्रीम स्टेप्स जब लेना शुरू हुए तो जाहिर है फिर शहीद अरशद भी वहां से निकले, और मैं पहले ही बाहर था, तो अपने आप को हम तो बचा के एक साइड पे रखा हुआ था कि सूरत बेहतर होगी तो हम जाएंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा वतन है। तो लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि इस हद तक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाया जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं कि ARY एज अ मीडिया इंडस्ट्री, न्यूज चैनल जिसकी इतनी बड़ी से है, उसे एक इस टाइम पर जहां पर स्टैंड करना था, चाहे आपके साथ स्टैंड करता या अरशद साहब के साथ स्टैंड करता, इतना ही कर सकता था? इतनी कैपेसिटी थी ARY में? देखिए, बात यह कि ARY एक पूरा इदारा है, और हम उसमें साबिर शाकर की एक फैमिली है, एक अशर शरीफ की फैमिली है, वहाँ पे तकरीबन 5,000 फैमिलीज हैं। और मैंने ये समझा कि अगर मेरे जाने से अगर ARY और बाकी हमारे सारे कुलीग्स, हमारे दोस्त बचते हैं, और ARY पे ये जो अजाब नाजल किया हुआ है ये अजाब टल जाता है, तो मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो मैं एक साइड पे हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर अगला मुतालबा था शहीद अरशद शरीफ का, फिर वो आ गया, वो भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और मुकदमा, फिर अमाद यूसुफ को उठा लिया गया,
फिर इस सलमान इकबाल साहब पे भी मुकदमा हो गया, फिर खावर घुमन पे भी हो गया, फिर अतीक राजा पे भी हो गया। तो ये एक सारी चीजें मैं बुनियादी बात क्यों बता रहा हूँ कि इनफैक्ट ये रजीम चेंज तो पब्लिक ने, अवाम ने कबूल नहीं किया। जब अवाम ने कबूल नहीं किया, नाकामी उनकी थी, वो हम दो चार बंदों पे डाल के वो सिर्फ ये खुश हो रहे थे कि ये है असल। तो हम तो साइड पे शहीद अरशद जो है वो दुनिया से चले गए, मैं भी सीन से गायब हूँ, स्क्रीन पे नहीं हूँ, बाकी भी। तो उसके बावजूद चीजें तो वहीं के वहीं उसी डगर पे चल रही हैं और उसी अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। तो लोग तो उसके इसके बावजूद लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आज तक नहीं किया। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस साबिर शाकिर साहब, क्या आप समझते हैं कि रिजीम चेंज रिवर्स हो रही है या रिवर्स होगी? जिस तरह से इमरान खान साहब खड़े हैं, या जितना नुकसान हो सकता था पॉसिबली हो चुका है, अब यहां से चीजें रिवर्स ही होंगी वापस? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे इदारों के साथ। और अफवाज पाकिस्तान, हमारे मुसल्लह अफवाज जो हैं, वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगी, ना ले सकती हैं, ना लेना चाहिए कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम की विल के अगेंस्ट जाएं। क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं, 1977 की तहरीक हमने खुद बचपन में देखी। तो उस वक्त भी ये जो एजिटेशन चल रही थी, पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोच रहे थे, उस वक्त की गवर्नमेंट कुछ और सोच रही थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब रोजाना की बुनियाद पर तहरीक चल रही थी और उस वक्त आखिरी सहारे के तौर पे उन्होंने फौज को बुलाया था। और उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था और पब्लिक के साथ वो खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो इसलिए इस वक्त भी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, आप ISPR का कोई भी प्रेस रिलीज पढ़ लें, जरब अजब हो, रद्दुल फसाद हो, स्वात ऑपरेशन हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, तो वो किसकी मुआवनत से, किसके ताउन से जीती गई? वो पाकिस्तान के अवाम की ताउन से जीती गई। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का ताउन, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है तो अफवाज पाकिस्तान भी है, सब कुछ है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोचें और पाकिस्तान की फौज कुछ और सोचे और एक बिल्कुल मसनूई किस्म का निज़ाम जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए। या ना ये माजी में हुआ और ना ये आइंदा हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, एक्सपेक्टेड कब है कि साबिर शाकिर साहब दोबारा से इस्लामाबाद की सड़कों पर, इस्लामाबाद में वापस आएंगे और यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे अपने मुल्क में? इंशाल्लाह मैंने वापस ही आना है और दुआ भी करें, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह, मेरी तो कोशिश है कि मैं कल ही पहुंच जाऊं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी कोशिश है कि मैं आऊं और किसी किस्म की तलखी के बगैर आऊं और किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े के बगैर आऊं। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए जी रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मरना है। हमारा तो कोई कुछ भी नहीं है बाहर। हमने कौन सा बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं या बाहर हम जाके रह सकते हैं उस तरीके से? सब कुछ हमारा पाकिस्तान है, प्रोफेशन पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान, सब कुछ पाकिस्तान में है। और इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान में ही रहना भी चाहता हूँ, रहूंगा और वहीं पे जाके काम करूंगा दोबारा से। साबिर शाकिर साहब, बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।